मई की 11 तारीख और साल था 1857। सोमवार का दिन, रमज़ान का 16वां दिन। सुबह के 7 बजे बहादुर शाह जफ़र लाल किले में नदी के सामने से तस्बीह खाने में सुबह की नमाज पढ़ चुके थे। तभी उन्हें यमुना पुल के पास टोल हाउस से धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने फौरन इसका कारण जानने के लिए अपना हरकारा वहां भेजा और प्रधानमंत्री हकीम एहसानुल्लाह खां और किले के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कैप्टन डगलस को तुरंत तलब कर लिया। हरकारे ने आकर बताया कि अंग्रेजी सेना की वर्दी में कुछ भारतीय सवार नंगी तलवार लेकर यमुना पुल पार कर चुके हैं और उन्होंने नदी के पूर्वी किनारे पर बने टोल हाउस में आग लगाकर उसे लूट लिया है। बादशाह को संदेश गया। ये सुनते ही बादशाह ने शहर और किले के सारे दरवाजे बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन इस सब के बावजूद 4 बजे के आसपास इन बागियों नेता ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। वो दीवाने खास के हाथे में जमा हो गए और हवा में अपनी बंदूकें और पिस्तौलें दागने लगे। दिल्ली के उस समय के रईस अब्दुल लतीफ़ ने 11 मई 1857 के अपने रोज़नामचे में लिखा, बादशाह की हालत वही थी जो शतरंज की बिसात पर शह दिए जाने के बाद बादशाह की होती है। बहुत देर चुप रहने के बाद बहादुर शाह जफर ने कहा, मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? इस शोर की वजह क्या है? हमारी जिंदगी का सूरज तो पहले ही अपनी शाम तक पहुंच चुका है। ये हमारी जिंदगी के आखिरी दिन हैं। इन दिनों हम सिर्फ तन्हाई चाहते हैं। बागियों ने बारी बारी से आकर बादशाह के सामने सिर झुकाया। इस घटनाक्रम का एक और विवरण चार्ल्स मेटकॉफ ने अपनी किताब टू नेशंस नैरेटिव में दिया है। मेटकॉफ लिखते हैं, एहसानुल्लाह खां ने उन सिपाहियों से कहा, आप अंग्रेजों के लिए काम करते रहें और हर महीने एक बंधी हुई तनख्वाह पाने के आदी रहे हैं। बादशाह के पास कोई खजाना नहीं रहा है, वो कहाँ से आपकी तनख्वाह देंगे? सिपाहियों ने जवाब दिया, हम पूरे मुल्क का पैसा आपके खजाने में ले आएंगे। जफर ने कहा, हमारे पास ना तो फौजी हैं, ना हथियार है और ना ही पैसा। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ आपकी रहमत चाहिए हुजूर, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। जफर थोड़ी देर चुप रहे। फौरन फैसला न ले पाना उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा नुस्ख था। लेकिन उस दिन जफर ने फैसला लेने में देर नहीं की और हाँ कर दी। वह एक कुर्सी पर बैठ गए और सभी सिपाहियों को बारी बारी से आकर उनके सामने सिर झुकाया और उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। कुछ सिपाहियों ने किले के कुछ कमरों को अपनी रिहाइशगाह बना लिया और कुछ ने तो दीवाने आम में अपने बिस्तर बिछा दिए। चांदी का सिंहासन और नए सिक्के। बादशाह ना तो इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकते थे और ना ही उनका इंतजाम कर सकते थे, लिहाजा वो खुद लश्कर के काबू में आ गए। अगले दिन बादशाह ने अपना बेहतरीन लिबास पहना, एक पुराने चांदी के सिंहासन को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला। उन्होंने कुछ सैनिक अफसरों और रईसों को बादशाह की तरफ से खिताब दिए। बादशाह ने नाम के सिक्के ढाले जाने लगे और फिर एक बड़ी तोप के दागे जाने की आवाज सुनाई पड़ी। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी थी। बगावत का मुख्य कारण इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में, जब बंगाल लांसर के कुछ सिपाहियों ने बगावत कर दिल्ली की तरफ कूच किया था। 1857 की घटनाओं पर खासा काम कर चुकी मशहूर इतिहासकार राना सफवी बताती है, उस जमाने में एनफील्ड राइफलें आई थीं, जिनके कारतूसों को दांत से काटकर उनमें लगाना पड़ता था। उन दिनों ये अफवाह फैल गई थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, लिहाजा मुसलमान भी उन्हें छूने से कतरा रहे थे और हिंदू भी। लेकिन इसके अलावा और भी कारण थे जिससे सैनिकों में असंतोष पनप रहा था। इन लोगों ने लड़ाई के लिए विदेशों से यानी समुद्र पार भेजा जा रहा था। ब्राह्मणों में मान्यता थी कि अगर उन्होंने किसी समुद्र को पार कर लिया तो उनका धर्म ही खत्म हो जाएगा। इनको प्रमोशन नहीं मिलते थे और भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकते थे। इन भारतीय सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अफसरों को मार दिया और 44 मील दूर दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली के लोगों ने ठंडा किया स्वागत। शुरू में दिल्ली वासियों ने बाहें फैलाकर इन बागियों का स्वागत नहीं किया, बल्कि
कुछ हलकों में और यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर की नज़दीकी लोगों ने इसका विरोध भी किया। ये बागी बादशाह के सामने भी पर्याप्त सम्मान से पेश नहीं आते थे और बात बात पर दरबार के कायदे और कानूनों को तोड़ा करते थे। दरबार के लोगों को आपत्ति थी कि वो दरबार में घुसने से पहले अपने जूते नहीं उतारते और बादशाह के सामने भी हथियार लेकर चलते थे। जाने माने इतिहासकार और मशहूर पुस्तक बिसीज्ड 1857 वॉइसेस फ्रॉम दिल्ली के लेखक महमूद फारूकी बताते हैं, दिल्ली के लोग बहुत नाराज थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हर कोई अपने हिसाब से लड़ना चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में 40 सिपाही आपके घर के ऊपर आकर बैठ जाएं। जब महात्मा गांधी और भगत सिंह के ज़माने में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी ये लोग नहीं चाहते थे और उनके घर पर कोई आंच आए या पुलिस उनके घर आ धमके। ये बात 1857 पर भी लागू होती थी। अराजकता के बीच भी व्यवस्था थी कायम। कहा जाता है कि इन घटनाओं में दिल्ली वासियों के जीवन में भारी उथल पुथल मचा देती थी। लेकिन फारूकी का मानना है कि तमाम उथल पुथल के बावजूद व्यवस्था पहले की तरह कायम थी। फारूकी कहते हैं, 1857 के बारे में कहा जाता है कि भारतीय समाज में एका नहीं था, हर जगह अराजकता फैली हुई थी, सिपाहियों में कोई अनुशासन नहीं था। लेकिन मैंने अपनी किताब में यही बात सामने रखने की कोशिश की है कि ऐसा हरगिज़ नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात थी कि 1.5 लाख आबादी वाले शहर में अगर 30,000 सैनिक आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ अव्यवस्था तो फैलेगी ही। लेकिन इसके बावजूद जो हैरत अंगेज चीज़ है वो जब कमांडर इन चीफ कोतवाल से कहता है कि उन सिपाहियों को पकड़ लाओ जो मोर्चे पर नहीं गए थे। वो 4 सिपाही पकड़ लिए जाते हैं और वो आकर माफ़ी भी मांगते हैं। अगर आपको लड़ाई के मोर्चे पर 500 चारपाइयों की ज़रूरत है तो उसमें 400 चारपाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि उनको वहाँ पहुँचाने की कोई ना कोई व्यवस्था मौजूद ज़रूर है। ये सब चीज़ें हवा से तो नहीं हो रही थी, ना किसी ने कहा, कोई लेकर आया, वो नियत जगह पर पहुँची, उनका पैसा दिया गया। लड़ाई सिर्फ सिपाही नहीं लड़ते उनके ज़माने में, और आज भी आपको टाट की बोरियां चाहिए थी, आपको मिट्टी, गारा, पानी और कुल्ली भी चाहिए थी। एक सिपाही के पीछे 4 मजदूर होते थे। अगर व्यवस्था नहीं थी तो वो सब कहाँ से आ रहे थे। 12 मई की सुबह तक दिल्ली अंग्रेज़ों से पूरी तरह खाली हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज़ महिलाओं ने किले के बावर्ची खाने के पास कुछ कमरों में शरण ली थी। बागियों ने बादशाह के विरोध के बावजूद उन सबको कत्ल कर दिया। राना सफवी बताती हैं, जब इन्होंने हमला किया था तो काफ़ी अंग्रेज़ तो शहर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अंग्रेज़ और औरतों ने किले के अंदर आकर एक भवन में पनाह ली थी। इन 56 लोगों को, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, इन बागियों ने बहुत बेरहमी से मारा था। जब बाद में बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा चला तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि उन्होंने ही इन औरतों को मरवाया है। हालांकि अगर आप ज़ाहिर देहलवी की किताब पढ़ लें तो कई प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बादशाह ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी कि ये किसी भी मज़हब में नहीं लिखा कि तुम मासूमों को मारो। फिर अंग्रेज़ों ने किया कत्लेआम, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बगावत करने वालों के पांव उखड़ने लगे और दिल्ली से खदेड़े जा चुके अंग्रेज़ों ने वापसी की। अम्बाला से आए सैनिकों ने बाजी पलट दी और अंग्रेज़ एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हो गए। अंग्रेज़ों ने यहाँ कत्लेआम किया और फिर एक मोहल्ले कच्चा चला में 1400 लोग मार डाले गए। उस समय के ब्रिटिश सैनिक 19 वर्षीय एडवर्ड बिवार्ड ने अपने चाचा गॉर्डन के लिखे एक पत्र में लिखा, मैंने इससे पहले बहुत भयावह दृश्य देखे हैं, लेकिन मैंने जो कल देखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसा दृश्य फिर कभी ना दिखाए। औरतों को तो बख्श दिया गया, लेकिन उनके पतियों और बेटों को मारे जाने के बाद उनकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। ईश्वर जानता है कि मैं उन लोगों के प्रति मेरे दिल में कोई रहम नहीं था, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके गोली मारी गई, उन पर उसका असर पड़े बगैर नहीं रह सका।
महमूद फारूकी बताते हैं 1857 के दौरान पूरी दिल्ली में अफरा तफरी थी, और क्यों ना हो, आप दुनिया की सबसे ताकतवर फौज से लड़ रहे थे। शहर में बहुत ज़बरदस्त दहशत का माहौल था, लेकिन 1857 में दिल्ली में दोबारा घुसने के बाद जिस तरह से अंग्रेज़ों ने शहरियों का दमन किया, उनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। शहर के सभी लोगों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया और पूरे 6 महीने तक वो खुले में बरसात और जाड़े में रहे। करीब करीब सबके घर लूट लिए गए। उस समय दिल्ली में रह रहे मिर्ज़ा गालिब इस सब से इतने आतंकित हुए कि उन्होंने 1857 के बाद अपनी ज़िंदगी को बाकी के 12 सालों में कुल 11 गज़लें लिखी हैं, यानी एक साल की एक गज़ल भी नहीं निकलती। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि शायर मिर्ज़ा गालिब और उनके साथ के दूसरे शायर 1857 के गदर में ख़त्म हो गए। जब अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हो गए तो बहादुर शाह जफर लाल किले के पिछवाड़े से पालकी पर बैठकर पहले निज़ामुद्दीन की मज़ार पर गए और वहां से हुमायूं के मकबरे पर। वहां पर 18 सितंबर 1857 को कैप्टन विलियम हॉटसन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में सीबी साउंडर्स को लिखे पत्र में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, बादशाह जफर मिर्ज़ा इलाही बख्श और एक मौलवी के साथ एक पालकी में बैठकर बाहर आए। उनसे पीछे बेगम अपने बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त और पिता मिर्ज़ा कुली खां के साथ बाहर निकली। फिर उन दोनों की पालकियां रुक गईं और बादशाह ने संदेश भिजवाया कि मेरे मुंह में सुनना चाहते हैं कि उनकी जान बख्श दी गई। मैं अपने घोड़े से उतरा और मैंने बादशाह और बेगम को आश्वस्त किया कि हम आपकी ज़िंदगी की गारंटी देते हैं, बशर्ते आपको बचाने की कोई कोशिश न की जाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि उनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी और उनको सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। बहादुर शाह जफर की जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 3 बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, खिज़्र सुल्तान और अबू बकर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली से उड़ा दिया गया, वो भी उस समय जब उन्होंने हथियार डाल दिए थे। विलियम हॉटसन ने अपनी बहन को पत्र में लिखा, मैं स्वभाव से निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन कमबख्त लोगों को धरती से छुटकारा दिलाकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बादशाह को लाल किले की एक कोठरी में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। सर जॉर्ज कैंपबेल ने अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ माई इंडिया करियर में लिखा, बादशाह को इस तरह रखा गया जैसे पिंजड़े में जानवर को रखा जाता है। उस समय वहां तैनात लेफ्टिनेंट चार्ल्स ग्रिफ्थ ने भी अपनी किताब सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, मुगल बादशाह का आखिरी नुमाइंदा एक साधारण सी चारपाई पर बैठा हुआ था। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो कमर को छू रही थी। उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े और उसी रंग का साफा पहन रखा था। उन्होंने पीछे 2 अर्दली खड़े थे जो मोर के पंख से बने पंखे से उनके ऊपर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। बादशाह से 3 फीट की दूरी पर एक ब्रिटिश अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों तरफ संगीन लिए हुए अंग्रेज संतरी खड़े हुए थे। उनको आदेश ये था कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो उन्हें तुरंत अपने हाथों से मार दें। बहादुर शाह जफर की इतनी बेइज्जती हुई कि लाल किले में उन्हें देखने अंग्रेज़ों के समूह आते थे कि वो देखने में कैसे लगते हैं। महमूद फारूकी बताते हैं, अंग्रेज सैलानी जैसे लाल किले को देखने आते थे, वैसे ही कोठरी में आकर देखते थे कि बहादुर शाह जफर कैसे लगते हैं। जिस बादशाह ने हिंदुस्तान का दिल्ली में ये हाल था, जाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी साल अपनी मौत के इंतज़ार में ही गुजारे हैं। दिल्ली से उनको रंगून भेजा गया और उसी के आसपास बर्मा के बादशाह में भारत भेजा गया, रत्नागिरी में। आखिर में बहादुर शाह जफर ने बिल्कुल ठीक ही लिखा, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। 7 नवंबर 1862 को रंगून के एक जेल नुमा घर में 87 साल के एक बुजुर्ग की लाश को कुछ ब्रिटिश सैनिक कंधा देकर जेल की प्रांगण में पहले से ही
खोई गई एक कब्र के पास ले गए। उस लाश के साथ मरने वाले के 2 बेटे और एक बड़ी दाढ़ी वाले मौलवी चल रहे थे। किसी महिला को उस जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। बाजार के कुछ लोगों को इसके बारे में भनक लग गई। वो जनाजे की तरफ बढ़े, लेकिन हथियारबंद सैनिक ने उन्हें उनके पास नहीं आने दिया। अंग्रेजों ने लाश को कब्र में डालने से पहले उस पर चूने का छिड़काव किया ताकि लाश बहुत जल्दी गलकर मिट्टी में मिल जाए। 1 सप्ताह बाद ब्रिटिश कमिश्नर H.N. डेविस ने लंदन भेजी गई अपनी रिपोर्ट में लिखा, उसके बाद में बचे हुए राजकीय बंदियों को खबर लेने उनके निवास पर गया था। सब ठीक हालत में हैं, किसी पर भी बुजुर्गवार की मौत का कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी मौत गले में फाजिल गिर जाने की वजह से हुई थी। दफन किए जाने की सुबह 5 बजे उनका इंतकाल हुआ। उनकी कब्र के चारों तरफ बांस की एक बाड़ बनी हुई है। जब तक ये बाड़ नष्ट होगी, वहाँ पर घास निकलकर पूरे इलाके को ढक लेगी और किसी को ये पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर मुगलों का आखिरी बादशाह दफन है।